नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। दृष्टि की पुस्तक से हमारी सीरीज चल रही है फ्रेंड। और आज हमारा टॉपिक है आलोचना। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, यहाँ तक हमने आदिकाल से ख़त्म कर लिया है, समाप्त कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक आलोचना है फ्रेंड। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड। और चलिए देखते हैं आज हम आलोचना का सामान्य परिचय सबसे पहले देख लेते हैं। आलोचना का अर्थ किसी कृति से मूल्यांकन से है। आलोचना का अर्थ किसी कृति के मूल्यांकन से है। मूल्यांकन की प्रक्रिया अनिवार्यतः दो पक्षों पर आधारित रहती है। ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उसके जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कृति के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है, उसे सैद्धांतिक आलोचना कहा जाता है तथा उन प्रतिमानों के आधार पर रचना की विवेचन पद्धति को व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है। ऐसे प्रतिमान का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कृति मूल्यांकन के आधार को बनाया जाता है, उसे सैद्धांतिक आलोचना कहा जाता है तथा उनके प्रतिमानों के आधार पर जो रचना की विवेचन पद्धति को व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है। उसकी सैद्धांतिक आलोचना किसको कहते हैं? जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कृति के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है जब, तो उसे सैद्धांतिक आलोचना। वहीं उन प्रतिमानों के आधार पर अगर रचना का विवेचन किया जाता है तो उसको व्यवहारिक पद्धति या पद्धति को व्यवहारिक आलोचना कहते हैं। आगे देखिए, अधिकांश समीक्षक कोशिश करते हैं कि वे समीक्षा के इन दोनों क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाएं। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामोर सिंह इसी वर्ग के समीक्षक हैं। ये सब आलोचना वर्ग के समीक्षक कहलाते हैं फ्रेंड। कौन कौन? आचार्य जी शुक्ल जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामोर सिंह। आलोचना की समीक्षा का काल विभाजन देखते हैं फ्रेंड। तो शुक्ल पूर्व युग 1850 से 1920 हमने पहले भी देखा था। शुक्ल युग 1920 से 1940, द्विवेदी युग जहाँ समाप्त होता है वहीं शुक्ल युग की शुरुआत हो जाती है। 1920 से 1940, शुक्लोत्तर युग 1940 से फ्रेंड 1970 और समकालीन युग 1970 से अब तक। और देखिए, शुक्ल युग को दो धाराओं में बांटा गया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक। और शुक्लोत्तर युग को चार भागों में बांटा गया। चार भागों में इनकी समीक्षा की गई: स्वच्छंदतावादी समीक्षा, प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा, नई समीक्षा। आगे देखिए, शुक्ल पूर्व युग को हम देखते हैं फ्रेंड। भारतेंदु युग, शुक्ल पूर्व युग का मतलब है भारतेंदु युग फ्रेंड। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, शुक्ल पूर्व युग पहले, शुक्ल के पहले कौन सा युग था? तो कौन सा युग था फ्रेंड? भारतेंदु युग। इसी को शुक्ल पूर्व युग कहा जाता है। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी का अगर पहला आलोचक पूछे तो कौन? भारतेंदु। आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंदु के निबंध नाटक 1883 ईस्वी से मानी जाती है। निबंध और नाटक की शुरुआत कब से मानी जाती है फ्रेंड? 1883 से। यह सैद्धांतिक आलोचना थी। इसमें भारतेंदु ने भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। इस काल में आलोचना मुख्यतः पत्रकारिता के माध्यम से हुई है। इसमें भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण और चौधरी बद्री नारायण प्रेमखंड जी, इनका है आनंद कादम्बिनी प्रमुख है। हिंदी का व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से सन 1886 में बालकृष्ण भट्ट ने की, जिसमें लाला श्री निवास दास के नाटक संयुक्ता स्वयंवर की समीक्षा हुई। इसके बाद इसमें भट्ट जी ने नील देवी, परीक्षा गुरु आदि रचनाओं की व्यवहारिक समीक्षा लिखी है। तो समालोचक नामक स्तंभ से सन 1886 ईस्वी में, और ये व्यवहारिक समीक्षा थी फ्रेंड। और व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत कहाँ से मानी गई? ये हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की। और ये सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से 1886 में इसकी शुरुआत हुई। बालकृष्ण भट्ट ने ये समीक्षा जो है बालकृष्ण भट्ट ने की, जिसमें कौन कौन थे फ्रेंड? लाला श्री निवास दास की संयुक्ता स्वयंवर की समीक्षा हुई। और इसके बाद जो है भट्ट ने नील देवी, परीक्षा गुरु आदि रचनाओं की व्यवहारिक समीक्षा लिखी। ये तो प्रमुख थे, पर इसके अलावा भी अन्य रचनाओं की समीक्षाएं हुई हैं फ्रेंड व्यवहारिक रूप में। इसी युग में साहित्यिक इतिहास के दो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, जिनमें सीमित मात्रा में आलोचनात्मक तत्व विद्यमान थे। प्रथम शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज, द्वितीय जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसी काल की हिंदी समीक्षा उपयोगितावादी, नैतिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखता है, अतः रूपवादी समीक्षाएं यहाँ पर नहीं हुई हैं। प्रेमघन ने बाबू गदाधर सिंह के बंगला उपन्यास बंग विजेता के हिंदी की अनुवाद 1885 में की तथा संयुक्ता स्वयंवर की 1886 में आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका में समालोचना की। फिर से देखिए स्टेटमेंट, प्रेमघन जी बाबू गदाधर सिंह के बंगला उपन्यास बंग विजेता के हिंदी अनुवाद की 1885 ईस्वी में और संयुक्ता स्वयंवर की 1886 में आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका में समालोचना की है।
अगर बंग विजेता और संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना इस पत्रिका में पूछे तो हमें क्या लगा के आना है? आनंद कादम्बरी। क्लियर? आगे देखिए, प्रेम घन के आलोचनात्मक विचार आनंद कादम्बरी और प्रेम घन सर्वस्व में मिल जाते हैं। प्रेम घन के आलोचनात्मक विचार आनंद कादम्बरी और प्रेम घन सर्वस्व में मिल जाते हैं। बंग विजेता और नील देवी की परिचयात्मक आलोचना भी प्रेम घन ने लिखी है। बंग विजेता और नील देवी की परिचयात्मक आलोचना भी प्रेम घन ने लिखी है। परिचयात्मक आलोचना बंग विजेता और नील देवी किसने की? ये प्रेम घन ने की है। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये पूछे गए हैं, जहाँ जहाँ पूछे गए फ्रेंड पहले मैंने उनको अंडरलाइन किया है पढ़ के। चलिए आगे देखिए। और फ्रेंड आप जैसे आप डिस्क्रिप्टिव के साथ अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और जब तक आप डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ेंगे, आई मीन आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, तो हम याद तो कर लेंगे लेकिन वो एक टाइम बाद जो है ना भूल जाता है। और अगर आप डीपली उसको अपने दिमाग में बैठाना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपको पहले थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना। जब तक उसके आप बेसिक पे नहीं जान लेते, बेसिक कंटेंट नहीं क्लियर होगा, तब तक मुश्किल ही है। तो आप लोग जो है थ्योरी जरूर पढ़ा करिए। मैं ये नहीं कहती मेरी वीडियो से पढ़िए, आप खुद से पढ़िए और आप अन्य जहाँ पर भी आपको अच्छा लगता है वहाँ पर पढ़िए। वैसे मैं भी बेहतर देने की कोशिश करूँगी आपको फ्रेंड। और ये हमारी क्लास 4 बजे होती है, डेली 4 बजे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा 15 मिनट पहले, और शाम को 4 बजे डेली क्लास होती है फ्रेंड। तो आप लोग जरूर जुड़ा करिए इस सेशन से। बालकृष्ण भट्ट की आलोचना में तुलनात्मक समीक्षा के संकेत पाए जाते हैं। हिंदी समालोचना के सूत्रपात का श्रेय आचार्य शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन को ही दिया गया है। काव्य भाषा एवं साहित्य के प्रयोजन प्रताप नारायण मिश्र के विचार देखे जा सकते हैं। उनकी दृष्टि रसवादी थी। उनकी दृष्टि कैसी थी फ्रेंड्स? रसवादी थी। अब हम देखते हैं द्विवेदी युग को। द्विवेदी युगीन आलोचना भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुई है। इसमें सरस्वती, माधुरी, वीणा, विशाल भारत और मर्यादा आदि पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब हम फ्रेंड्स महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचक रहे हैं फ्रेंड। समालोचना समुच्चय नामक शीर्षक से अपनी 20 आलोचनाओं का संकलन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1930 ईस्वी में प्रकाशित किया है। उन्होंने सैद्धांतिक पक्ष में इतिवृत्तात्मकता और नैतिक आदर्शवादी मान्यताओं को अत्यधिक महत्व दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहल एक आलोचना के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन किया। इन्हें हिंदी का प्रथम आलोचनावादी आचार्य माना जाता है। प्राचीन कवियों में तथा आधुनिक साहित्यिक मान्यताओं को केंद्र में रखकर उन्होंने रीतिवादी कवियों को गौर सिद्ध करते हुए कालिदास, भवभूति, शूर, तुलसी, भारतेंदु, मैथिली सरलगुप्त आदि कविताओं के महत्वपूर्ण को संपादन यानी प्रतिपादन किया है फ्रेंड। उनकी भाषाई आलोचनाओं ने खड़ी बोली और ब्रज के भाषाई द्वैत समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं फ्रेंड। नैषधि चरित चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, कालिदास की निरंकुशता, आलोचनांजलि, समालोचना समुच्चय, साहित्यालाप। फिर से देखिए किसकी रचनाएं हैं ये सब? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और ये प्रमुख रचनाएं यहाँ से पूछी जाती है। और कालिदास की निरंकुशता तो बहुत बार पूछी गई है फ्रेंड। एक बार फिर से देखिए, नैषध चरित चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, कालिदास की निरंकुशता, आलोचना अंजल, समालोचना समुच्चय, साहित्यालाप। और अन्य तथ्य देखते हैं। इस युग में एक महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ को प्रकाशित किया गया है, मिश्र बंधु विनोद, जिसमें आलोचना पक्ष अत्यंत विरल होते हैं, अनुपस्थित नहीं है। नागरिक प्रचारी पत्रिका 1897 ईस्वी के प्रकाशन से शोध एवं अनुसंधान पदक समीक्षा का विकास माना जाता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स सैद्धांतिक समीक्षा। लेखक है, रचनाएं हैं श्याम सुंदर दास, रूपक रहस्य, लाला भगवान दीन, व्यंग्यार्थ मंजूषा, अर्जुन दास केडिया का है भारती भूषण, कन्हैयालाल पोद्दार का काव्य कल्पद्रुम, रस मंजरी, अलंकार मंजरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है रस कलश। और ये फ्रेंड एक सेनापति की भी रचना है, ये काव्य कल्पद्रुम रीतिकाल के ये हैं सेनापति जी। तो काव्य कल्पद्रुम किसका है? सेनापति का भी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। खैर, कन्हैयालाल पोद्दार का आलोचनात्मक समीक्षा में आता है, सैद्धांतिक समीक्षा में, वो तो रीतिकाल के कवि है फ्रेंड। अब हम फ्रेंड्स व्यवहारिक समीक्षाएं देखते हैं। ये तो रही बात सैद्धांतिक समीक्षाओं की। अब हम आगे देखते हैं व्यवहारिक समीक्षा। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का है मीरा की प्रेम साधना, कृष्ण शंकर शुक्ल का है केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर, रामकृष्ण शुक्ल का है प्रसाद की नाट्यकला, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है कबीर का रहस्य, जनार्दन मिश्र का है विद्यापति, रामनाथ सुमन का है प्रसाद की काव्य कला, गिरिजादत्त शुक्ल का है महाकवि और हरिऔध का है कबीर वचनावली की आलोचना, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का है फ्रेंड मीरा की प्रेम साधना, कृष्ण शंकर शुक्ल का है केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर, राम कृष्ण शुक्ल का है प्रसाद की नाट्य कला, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है
कबीर का रहस्यवाद जनार्दन मिश्र का है विद्यापति, रामनाथ सुमन ने लिख दिया प्रसाद की काव्य कला, गिरिजादत्त शुक्ल महाकवि और हरिऔध जी, और हरिऔध का है कबीर वचनावली की आलोचना, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। देखिए गिरिजादत्त शुक्ल ने क्या लिखा, महाकवि हरिऔध। अगर महाकवि हरिऔध पूछे तो हमें हरिऔध नहीं लगा देना। महाकवि हरिऔध की व्यवहारिक आलोचना किसने लिखी, समीक्षा किसने लिखी, गिरिजादत्त शुक्ल ने। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ की परंपरा में द्विवेदी युग में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ निम्न है। आलोचना और आलोचक को देखते हैं फ्रेंड। आलोचक है राम दहिन मिश्र, इनका है काव्य दर्पण। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1906 से 1982, इनका काव्यांग कौमुदी। सुखदेव मिश्र का है साहित्यिक परिजात। बिहारी लाल भट्ट का है साहित्य सागर। ज्वाला स्वरूप का है रुद्र पिंगल। प्रताप नारायण सिंह का है रस सुकुमार। प्रताप नारायण सिंह का है फ्रेंड रस सुकुमार। जगन्नाथ प्रसाद भानु का है काव्य प्रभाकर, रस प्रभाकर, छंद प्रभाकर, काव्य प्रभाकर और छंद प्रभाकर, जगन्नाथ प्रसाद भानु। जानकी प्रसाद है काव्य सुधाकर। कविराज मुरारी दीन का है जशवंत जशोभूषण। जगन्नाथ दास रत्नाकर का है घनाक्षरी नियम रत्नावली। लाला भगवान दीन का है अलंकार मंजूषा, व्यंगार्थ कौमुदी। मंजूषा और व्यंगार्थ कौमुदी किसका, लाला भगवान दिन का देख रहे थे फ्रेंड। लाला भगवान दिन का है अलंकार मंजूषा, व्यंगार्थ मंजूषा और व्यंगार्थ कौमुदी किसकी है फ्रेंड, ये प्रताप शाही की रचना है व्यंगार्थ कौमुदी। और व्यंगार्थ मंजूषा पूछे तो लाला भगवान दिन, अलंकार मंजूषा भी लाला भगवान दिन। और काव्य मंजूषा किसका है बता दीजिए अगर आपको आ रहा है तो। सीताराम शास्त्री का है फ्रेंड साहित्य सिद्धांत। कन्हैयालाल पोद्दार का है काव्य कल्पद्रुम, रस मंजरी, अलंकार मंजरी। अर्जुन दास केडिया भारती भूषण। अयोध्या सिंह उपाध्याय का रस कलश 1931 ईस्वी की है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय का समय फ्रेंड 1865 से 1947 ईस्वी है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम तुलनात्मक आलोचना को। हमने सैद्धांतिक आलोचना देखा, सैद्धांतिक समीक्षा, व्यवहारिक देखा, आलोचना और आलोचक को भी देख लिया। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स तुलनात्मक आलोचना को। 1907 ईस्वी में पदम सिंह शर्मा ने सरस्वती पत्रिका में बिहारी और शादी यानी ये फारसी के कवि थे, की तुलनात्मक समीक्षा की है। इसी से तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। 1907 में पदम सिंह शर्मा ने सरस्वती पत्रिका में बिहारी और शादी की तुलनात्मक समीक्षा की और इसी से तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। फिर अगर पूछे ये बिहारी और शादी किस भाषा के कवि थे तो आप क्या बताएंगे, फारसी के कवि थे। मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं, आप सबको पता होगा, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये तीनों लोग मिश्र बंधुओं में आते हैं फ्रेंड। और इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया है। आगे देखिए हिंदी नवरत्न में देव बड़े, यहाँ से देखते हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित 9 कवियों को स्थान दिया है। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में किन कवियों को स्थान दिया है, तो किन किन कवियों को स्थान दिया है? तुलसीदास, सूरदास, देवदत्त, देव, बिहारी त्रिपाठी, बंधु भूषण और मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्रबंदराई, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। ये 9 कवि रहे फ्रेंड और इनकी ट्रिक आपको इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो में मिलेगी। ठीक है, आप देख लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बनी हुई है, कहानी, नाटक, आलोचना, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और वहीं हमारी जीके नॉलेज में शॉर्ट ट्रिक है, सारी हिंदी विषय की ही ट्रिक है फ्रेंड, हिंदी साहित्य की ही ट्रिक है, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। हिंदी नवरत्न में देव बड़े या बिहारी विवाद की शुरुआत हुई है, जिसमें इन्होंने देव को बहुत ऊंचा स्थान देते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया। समकक्ष यानी समकक्ष बोले तो बराबर का स्थान यानी समान स्थान है ना। किसने दिया है यह स्थान? मिश्र बंधुओं ने ही दिया है फ्रेंड। आगे देखिए देव बड़े या बिहारी, इस पर जो विवादित पुस्तकें हैं फ्रेंड उनको हम देख लेते हैं। बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन 1918 ईस्वी, पदम सिंह शर्मा। और बड़े कवि किसको मानते हैं? ये बिहारी को मानते हैं। देव और बिहारी ये कृष्ण बिहारी मिश्र इसके आलोचक रहे हैं। और ये बड़ा कवि किसको माने? देव को। बिहारी और देव ये लाला भगवान दीन, इन्होंने भी बिहारी को ही बड़ा कवि माना है। अब फ्रेंड्स हम देख रहे थे अभी कि हमने शुक्ल पूर्व युग यानी भारतेंदु युग को कवर किया। अब हम देखते हैं शुक्ल युग को। शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना में केंद्रीय समीक्षक आचार्य शुक्ल है। यद्यपि उनके साथ साथ बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास आदि समीक्षक भी आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसी काल
फिर से देखिए फ्रेंड, लक्ष्मी नारायण सुधांशु और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसी काल के अन्य आलोचक हैं। और इस युग में छायावाद के कवियों ने भी छायावाद के पक्ष में कई आलोचनाएं लिखी हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम फ्रेंड छायावादी कवियों को देख लेते हैं। छायावादी ने शुक्लयुगीन आलोचक एवं उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। और जबकि इस युग में ही छायावादी कवियों ने भी इस पक्ष में कई आलोचनाएं लिखी थी, महत्वपूर्ण है, आगे मिलेगा वो, अभी हम देखेंगे उसको भी, कौन कौन से कवि ने आलोचना लिखी छायावादी। शुक्ल युगीन आलोचक एवं उनकी रचनाओं को देखते हैं। आलोचक हैं, आलोचना है, श्याम सुंदर दास जी हैं। इनका समय 1875 से 1944 है। साहित्यालोचन 1922, भाषा विज्ञान 1923, हिंदी भाषा का विज्ञान 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक रहस्य 1931, भाषा और रहस्य 1935। फिर से देखिए श्याम सुंदर दास की आलोचना को, साहित्यालोचन, भाषा विकास, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा और रहस्य। आगे देखिए रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनका समय 1884 से 1941 ईस्वी माना जाता है फ्रेंड। इनकी आलोचनाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, काव्य में रहस्यवाद 1929, रस मीमांसा 1949। गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य में रहस्यवाद, रस मीमांसा। नेक्स्ट है गुलाब राय जी। इनका समय है 1888 से 1963 ईस्वी। और इनके आलोचना है नवरस, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप 1947। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इनका समय 1894 से 1971 ईस्वी है। आलोचनाएं हैं इनकी विश्व साहित्य विमर्श। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनका समय 1899 से 1961 ईस्वी है। और इनकी आलोचनाएं हैं फ्रेंड मेरे गीत और कला, ये सैद्धांतिक समीक्षा है। रविंद्र कविता कानन, पल्लव और पंथ, प्रबंध पद। आगे हैं कृष्ण शंकर शुक्ल जी। और इनकी आलोचना है केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर। अच्छा, केशव की काव्य कला, काशे केशव, काशे कृष्ण शंकर शुक्ल, ऐसे याद रख सकते हैं। केशव की काव्य कला में कौन बसे हैं? कृष्ण शंकर शुक्ल बसे हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इनका समय 1900 से 1977 ईस्वी है। इन्होंने लिखा गद्य पद्य 1953, शिल्प और दर्शन 1961, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965। देखिए ये छायावादी हैं। मैंने कहा था कुछ अन्य छायावादी ने भी आलोचनाएं लिखी हैं शुक्ल युग में, तो यही हैं, अभी बताया था। आगे आएंगे तो आगे देखिए राम कुमार वर्मा जी, ये भी छायावाद में ही आते हैं फ्रेंड। 1905 से अन्य कवियों में आते हैं छायावाद के। 1905 ईस्वी से 1990 ईस्वी इनका समय है। और इनके आलोचनाएं हैं फ्रेंड साहित्य शास्त्र 1955 ईस्वी, साहित्य समालोचना 1938 ईस्वी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। इनका समय 1906 से 1982 ईस्वी है। और इन्होंने लिखा काव्यांग कौमुदी, बिहारी की बाग विभूति, बिहारी बांग में विमर्श, गोसाई चरित्र, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास। आगे हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। इनका समय 1906 से 1974 ईस्वी है। आलोचनाएं इनकी काव्य में अभिव्यंजनावाद 1936, जीवन के तत्व और काव्य सिद्धांत 1942। देखते हैं रामचंद्र शुक्ल को फ्रेंड। सेकंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना अनुसंधानकर्ता माना जाता है। काव्य में रहस्यवाद 1929। निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। रस मीमांसा चिंतामणि 2 भाग सैद्धांतिक आलोचना देखी जा सकती है।
हिंदी साहित्य का इतिहास ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने कला के लिए, कला जीवन के लिए का समन्वय अत्यंत जरूरी माना है। आचार्य शुक्ल को हिंदी का पथिकृत आचार्य कहा जाता है। पथिकृत आचार्य पूछे तो कौन? आचार्य शुक्ल जी। और शुक्ल जी आलोचना की दृष्टि से जिस प्रविधि पर आधारित हैं उसे तार्किक, विश्लेषणात्मक, निगमनात्मक विधि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिम साहित्य इतिहास दार्शनिक तेन यानी मॉन्तेन, दार्शनिक तेन के प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद का स्पष्ट प्रभाव उनकी प्रविधि पर है, जिसमें कवि रचना का मूल्यांकन जाति, वातावरण तथा क्षण, इन 3 तत्वों के पर आधारित किया जाता है। अब हम देखते हैं लोक मंगल की अवधारणा क्या रही है आलोचना क्षेत्र में। उनकी रुचि लोक मंगलवाद में है। ये कौन कह रहा है? शुक्ल जी कह रहे हैं फ्रेंड। उनकी रुचि लोक मंगलवाद में है, ना कि अलौकिक या आध्यात्मिक आनंद में। उन्होंने रसवाद को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। उन्होंने लिखा है, व्यक्ति हृदय के लोक हृदय में लीन होने की अवस्था ही रस दशा है। कविता क्या है? निबंध की शुरुआत में उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है शुक्ल जी का फ्रेंड। आगे देखिए, रस सिद्धांत के प्रतिष्ठा आचार्य शुक्ल सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों समीक्षा पद्धति के अनुसार की है फ्रेंड। उन्होंने कविता के 2 प्रकारों की चर्चा की है, आनंद साधनावस्था का काव्य प्रत्यक्ष पक्ष में तथा आनंद सिद्धावस्था का काव्य उपभोग पक्ष में। अगर डीपली पूछा जा सकता है, आनंद साधनावस्था का काव्य किस पक्ष में है? तो ये प्रत्यक्ष, और आनंद सिद्धावस्था का काव्य उपभोग पक्ष में। और आगे देखिए, पहले प्रकार के काव्य को उन्होंने लोक मंगल का काव्य कहा है और इसके उदाहरण में रामायण, महाभारत, हमीर रासो, रामचरितमानस आदि को स्थान दिया है। दूसरे प्रकार के काव्य को उन्होंने लोक रंजक कहा है। पहले को क्या कहा? रामचरितमानस में लोक मंगल काव्य को स्थान दिया। किस किस को दिया है? रामायण, महाभारत, हमीर रासो, रामचरितमानस आदि को स्थान दिया। और दूसरे काव्य को उन्होंने लोक रंजक काव्य कहा है, जैसे आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, गीत गोविंद, सूरसागर, रीतकालीन काव्य को रखा है। उसके अनुसार सूरदास लोक रंजक के कवि हैं, भारतेंदु लोक मंगल के कवि हैं, जबकि पद्मावत का पूर्वार्ध लोक रंजक और उत्तरार्ध लोक मंगल का काव्य है। इन्होंने तुलसीदास को लोकमंगल की साहित्यिक रचनाशीलता तथा जायसी के सर्ववादी रहस्यात्मक की प्रशंसा की है तथा साथ ही सूर के भाव प्रेरित वक्रता की प्रशंसा करते हुए लोक रंजक तथा अलंकार प्रियता के कारण आलोचना की कबीर के साहित्यिक मूल्य को नहीं स्वीकारा है। आचार्य शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना का उच्चतम रूप तुलसीदास जैसी ग्रंथावली भ्रमरगीर सार की भूमिकाओं में देखा जा सकता है। शुक्ल जी की सैद्धांतिक समीक्षा रसवाद, लोक मंगलवाद के साथ साथ शामिल है। साधारीकरण की व्याख्या उन्होंने एक नई अवधारणा रसात्मक की मध्यम कोटि का जिक्र भी किया है, जो इस बात की व्याख्या करता है कि कभी कभी कुछ रचनाओं में नायक के विरोधी पक्ष के प्रति सहानुभूति क्यों न उत्पन्न होने लगती है। रस की मध्यम कोटि को रसाभास कहा तथा इसके भीतर भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, भाव शांति, भाव दशा, शील दशा, विभाव अनुभाव सहित संचारी भावों के स्वतंत्र वर्णन को स्थान दिया है।
शील वैचित्र प्रधान काव्यों एवं नाटकों के समीक्षा के लिए रस की मध्यम कोटि निकृष्ट कोटि की स्थापना, चमत्कार प्रधान काव्यों चित्रकूट काव्यों की समीक्षा के लिए की है। इन्होंने विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आगे देखिए, शुक्ल जी के मुक्तक की जगह प्रबंध को, प्रतीकवाद तथा रहस्यवाद की जगह बिंब को एवं बुद्धि को प्रेरित वक्रता की जगह भाव प्रेरित वक्रता को अधिक महत्व दिया है। गद्य के साहित्य के संदर्भ में उन्होंने कहा है, यदि गद्य, ये भी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इसको आप टिक कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही अधिक संभव होता है। भारतेंदु मंडल तथा द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की उन्होंने प्रशंसा की है। किसने? शुक्ल जी ने। प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी पद्धति को महत्व देने के कारण परंपरा और रचनाकार के व्यक्तित्व को यथेष्ट महत्व नहीं दे सके। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, शुक्ल जी द्वारा अंग्रेजी की रचनाओं में किया गया अनुवाद। मूल लेखक है, मूल रचना है, अनुवाद है। एडिशन इनका है एसेज ऑन इमेजिनेशन, और अनुवाद किसमें किया है इन्होंने? कल्पना का आनंद और जॉन हेनरी न्यूमैन। लिटरेचर इनकी मूल रचना है, साहित्य अनुवाद है। जॉन हेनरी न्यूमैन ए प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, इनका आदर्शवाद अनुवाद है। हैकल रिडल्स ऑफ द यूनिवर्स, इसका विश्व प्रपंच है, ये बहुत बार पूछा गया है, नेट की परीक्षा में पूछा गया है। हैकल्स रिडल्स ऑफ द यूनिवर्स, विश्व प्रपंच, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये इसको या फिर पहले को। हम शुक्ल युगीन अन्य आलोचक को देख लेते हैं फ्रेंड्स। बाबू श्याम सुंदर दास को। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी में अध्यापकीय समालोचना एकेडमिक क्रिटिसिज्म की शुरुआत की। श्याम सुंदर दास के निर्देशन में प्रथम प्रतिशोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक के पीताम्बर बर्थवाल ने लिखा है। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है साहित्य आलोचन, अकादमिक समीक्षा, अर्थात एमए के विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए किया गया। इसमें नवीन समीक्षा सिद्धांतों को महत्वपूर्ण प्रतिपादन किया गया। काशी हिंदी विश्वविद्यालय सन 1921 में सर्वप्रथम स्नातकोत्तर एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया। काशी हिंदी विश्वविद्यालय में सन 1921 में श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी अध्यापक के रूप में हुई। इनकी व्यवहारिक आलोचना में हिंदी साहित्य का इतिहास, कबीर ग्रंथावली की भूमिका प्रमुख है। इन्होंने तुलसी और भारतेंदु हरिश्चंद्र पर गवेषणात्मक आलोचना लिखी। गवेषणात्मक आलोचना तुलसी और भारतेंदु पर किसने लिखी है? श्याम सुंदर दास ने लिखी है फ्रेंड्स। आगे देखिए, श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचना कृतियां निम्न हैं। कौन कौन सी इनकी आलोचना कृतियां हैं हम पीछे भी देख चुके हैं, फिर से एक बार देखते हैं फ्रेंड्स, हम बार बार रिवाइज करेंगे, याद होता रहेगा हमें। साहित्य आलोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। आगे हम देखते हैं फ्रेंड, अन्य आलोचना में आते हैं बाबू गुलाब राय जी। बाबू गुलाब राय का ग्रंथ है काव्य रूप महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में भारतीय और पाश्चात्य सिद्धांतों का सुंदर समन्वय देखा जा सकता है। बाबू गुलाब राय ने रामचंद्र शुक्ल के रहस्यवाद, अव्यंजनावाद संबंधी विचारों में निहित सीमाओं की ओर ध्यान दिलाया है। कला और साहित्य, कविता के संबंध में बाबू गुलाब राय पश्चिमी साहित्य चिंतकों की समानताओं में भी भारतीय परंपरा के सिद्धांत के साथ समाहित किया है। साहित्यिक सिद्धांत के समन्वय पर बाबू गुलाब राय ने सर्वाधिक बल दिया है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के आधार पर बाबू गुलाब राय ने रस की विवेचना,
के साथ साथ कहीं पश्चिमी साहित्य चिंतन और मनोविज्ञान का सहारा लिया है। अब फ्रेंड्स हम पीताम्बर दत्त बर्थवाल को देखेंगे। ये शोधपरक आलोचना में उल्लेखनीय है। शोधपरक आलोचना में कौन उल्लेखनीय है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। योग प्रवाह नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ा था। संक्षिप्त रामचंद्रिका की भूमिका में पीताम्बर दत्त बर्थवाल के केसों पर विश्लेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है। व्यवहारिक समीक्षा में पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने निर्गुण काव्य परंपरा पर विशेष रूप से लेखन किया है और इनके द्वारा सैद्धांतिक आलोचना बहुत कम की गई। ये मूलतः शोधपरक समीक्षक थे फ्रेंड, हम देख ही चुके आगे। शोधपरक समीक्षक पीताम्बर दत्त बर्थवाल। और अन्य तथ्य को देख लेते हैं फ्रेंड हम। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने विश्व साहित्य नामक ग्रंथ में भारतीय पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों की तुलनात्मक अध्ययन किया है। आदिकाल की समीक्षा मौलिक ढंग से हिंदी साहित्य में विमर्श में प्रस्तुत की है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु कला के लिए लक्ष्मी नारायण सुधांशु सिद्धांत के पक्षधर। काव्य में अव्यंजनावाद इसका प्रथम आलोचना ग्रंथ है। इनका प्रथम आलोचना ग्रंथ है फ्रेंड। और इस ग्रंथ में कोच्चे के सिद्धांत की भारतीय समीक्षा से तुलना की है तथा आचार्य शुक्ल की कई बातों पर असहमति जताई है। तो कला के लिए किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने। और काव्य में अव्यंजनावाद सुधांशु जी का प्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ है फ्रेंड। और इसमें इन्होंने क्या किया? क्रोचे के सिद्धांतों पर भारतीय सिद्धांतों की तुलना की और क्या किया? आचार्य शुक्ल की कई बातों पर अपनी असहमति जताई, मतलब वो सहमत नहीं थे आचार्य शुक्ल जी से। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को देखते हैं फ्रेंड। जगन्नाथ दास रत्नाकर पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म को इन्होंने पदात्मक अनुवाद समालोचना दर्श नामक शीर्षक से किया। शूर और तुलसी को अपना आदर्श मानने वाले चंद्रबली पांडे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति परंपरा में आते हैं। जायसी को आधार मानते हुए चंद्रबली पांडे ने सूफी सिद्धांतों पर व्यापक रूप से लेखन किया। कबीर को महत्व न देते हुए, देखिए, कबीर को महत्व न देते हुए हाशिए पर रखा कौन कह रहा है? आचार्य शुक्ल जी नहीं कह रहे हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात हो रही है फ्रेंड, कि इन्होंने कबीर को ना महत्व देते हुए हाशिए पर रखा। आगे हम देखते हैं हिंदी नाट्य साहित्य के विकास में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संस्कृत नाट्य सिद्धांतों के आधार पर हिंदी नाटकों की समीक्षा की और इनका महत्व मध्यकालीन साहित्य में साफ सुथरी समीक्षा के कारण ही है। श्याम सुंदर दास के साहित्यालोचन के आधार पर रमाशंकर शुक्ल रसाल को आलोचना दर्श लिखा गया। रमाशंकर शुक्ल पर देखिए श्याम सुंदर दास के साहित्यालोचन के आधार पर रमाशंकर शुक्ल रसाल का आलोचना दर्श लिखा गया। किसके आधार पर? साहित्यालोचन के आधार पर। और साहित्यालोचन किसका ग्रंथ है? तो श्याम सुंदर दास का है। और इनके आधार को लेकर रमाशंकर शुक्ल पर आलोचना दर्श नामक समालोचना लिखी गई या आलोचना लिखी गई। चलिए देखिए आगे, छायावादी कवियों का आलोचना कर्म क्या रहा है, कैसे रहा है। आचार्य शुक्ल द्वारा छायावाद एक पक्षीय मूल्यांकन के लिए दिए जाने के कारण छायावाद के चारों बड़े कवियों की आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय होना पड़ा। इन्होंने नैतिकता, स्थूल उपयोगिता के बंधन को साहित्य के
लिए गैर जरूरी माना। छायावादी कवियों में पश्चिमी रोमांटिक क्रिटिसिज्म का प्रभाव पड़ा। ये वर्डवर्थ शैली कीट्स से प्रभावित थे। यहाँ से स्वच्छंदतावादी समीक्षा का आरंभ देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड, हमने रत्नाकर जी को देख लिया, श्याम सुंदर दास को भी देखा। अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद को फ्रेंड। इंदु पत्रिका 1906 के आसपास प्रसाद जी की संपादकीय टिप्पणी ने स्वच्छंदतावादी समीक्षा के बीज बिंदु दिखाई पड़ते हैं। छायावादी काव्य की मूल चेतना व्यक्तिवादी है, जो प्रसाद में आनंद भाव, निराला में अद्वैत भाव और पंत में आत्मरति और महादेवी में परोक्ष रति के रूप में प्रकट हुई। देखिए फिर से, छायावादी काव्य की जो मूल चेतना थी वो कैसी थी? व्यक्तिवादी थी। जो प्रसाद में कैसी थी? आनंद भाव लिए थी। निराला में अद्वैत, पंत में आत्मरति और महादेवी में परोक्ष रति। आगे देखिए, काव्य कला तथा अन्य निबंध को देखो। अन्य निबंध में जयशंकर प्रसाद की प्रमुख आलोचना कृति है, जिसमें निम्न निबंध संग्रहित हैं फ्रेंड। जैसे काव्य कला, रहस्यवाद, रस, नाटक में रस का प्रयोग, नाटकों में रस का आरंभ, रंगमंच, छायावाद। आगे देखते हैं, नाटक में रस का प्रयोग। जयशंकर प्रसाद के काव्य के बारे में विचार निम्न है। काव्य की संकल्पनात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। आत्मा की मनन शक्ति व असाधारण अवस्था है, जो श्रेय सत्य को भी उनके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जाती है। ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद ने अपने चिंतन में रहस्यवाद और उद्भव वैदिक युग से माना है। छायावादी रचनाकारों की रहस्य चेतना को उन्होंने जोड़ा है। प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा ने किया है और उसमें भारतीय पाश्चात्य नज़रिए से प्रसाद के नाटकों का विश्लेषण किया है। अगर शास्त्रीय अध्ययन पूछे प्रसाद के नाटकों का किसने किया, तो डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा ने किया है। कामायनी पर एक सम्मिलित समीक्षा डॉक्टर विजेंद्र स्नातक डॉक्टर कन्हैयालाल सहगल ने प्रस्तुत की है। जयशंकर प्रसाद का नज़रिया शोधात्मक, सौंदर्यवादी, सांस्कृतिक है। उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले 1936 ईस्वी में हंस पत्रिका में कई आलोचनात्मक लेख लिखे, जिनका संकलन 1939 में काव्य और कला तथा अन्य निबंध शीर्षक में हुआ है। देखते हैं निराला जी को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता के बारे में लिखते हैं, वह परिवेश की पुकार है। कविता के बारे में क्या लिखते हैं निराला जी? कि वह परिवेश की पुकार है। विद्यापति और चंडीदास पर निराला की समीक्षा लिखा है इन्होंने। विद्यापति और चंडीदास पर निराला ने समीक्षा लिखा। निराला ने निराला को हिंदी का जातीय छंद कवित्व, फिर से देखिए गड़बड़ा रहा है कुछ। निराला ने हिंदी का जातीय छंद कवित्व को माना है ना। और मुक्त छंद के प्रणेता तो हैं ही निराला जी। तो निराला ने हिंदी का जातीय छंद कवित्व को माना है। निराला ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के प्रति उत्तर में आलोचनाएं लिखी हैं, अतः उनकी आलोचनाएं कहीं कहीं व्यक्तिगत मान्यताओं से प्रभावित होती हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आलोचना की ये प्रतिभा को हम तत्कालीन पत्रों में, पत्रिकाओं में लय, तुक, छंद, काव्य भाषा के रूप में व्यक्त विचारों के माध्यम से देख सकते हैं। 1930 में परिमल की भूमिका में उन्होंने पारंपरिक छंद शास्त्र का खंडन करते हुए मुक्त छंद के रूप में नए छंद शास्त्र की स्थापना की है। आगे देखते हैं हम पंत जी को।
सुमित्रानंदन पंत पहले छायावादी कवि थे जिन्होंने छायावादी कविता के पक्ष में आलोचना लिखी। 1926 में पल्लव की भूमिका में पंत ने छायावादी सौंदर्य एवं शिल्प के साथ अपने पूर्ववर्ती काव्य आंदोलनों के शिल्प पर विचार प्रस्तुत किए हैं। पंत ने कविता को क्या कहा कि हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी कहा है। पंत ने कविता को क्या कहा कि हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी कहा है। युगपत तथा छायावाद पुनर्मूल्यांकन नामक शीर्षक से पंत ने स्वतंत्र समीक्षा लिखी है। युगपत छायावाद पुनर्मूल्यांकन नामक शीर्षक से पंत ने स्वतंत्र समीक्षा लिखी है। पंत ने यदि मैं कामायनी लिखता में विवेच्य ग्रंथ की बड़ी संतुलित व्याख्या की है। पंत जी की समीक्षा पद्धति में सौंदर्य परक समझ के साथ गंभीर अनुभूति का बेहतर समन्वय दिखाई पड़ता है। सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव और पीड़ा की भूमिकाओं में अन्य युगों की कविताओं की कमजोरियां बताते हुए छायावाद का महत्व प्रतिपादित किया है। छायावाद काव्य का महत्व प्रतिपादित किया है। पल्लव की भूमिका को छायावाद में लगभग वही महत्व दिया जाता है जो अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद में। परफेस टू लिरिकल ब्लड्स को हिंदी भूमिका में पंत जी ने स्वच्छंदतावादी काव्य शिल्प पर विस्तृत विवेचन किया है। अब हम फ्रेंड्स महादेवी वर्मा को देख लेते हैं। महादेवी वर्मा की आलोचनात्मक प्रतिभा उनकी काव्य कृतियों की भूमिका में देखी जाती है। महादेवी की विवेचनात्मक गद्य नामक ग्रंथ में महादेवी की समीक्षात्मक भूमिकाओं में गंगा प्रसाद पांडे ने प्रकाशन कराया था। महादेवी वर्मा के महत्वपूर्ण समीक्षात्मक निबंध यथार्थ और आदर्श, छायावाद और रहस्यवाद हैं। तो इनका महत्वपूर्ण समीक्षात्मक निबंध क्या है फ्रेंड? यथार्थ और आदर्श, छायावाद और रहस्यवाद। आगे देखिए। महादेवी और रहस्यवाद को देख लेते हैं फ्रेंड। महादेवी ने रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद एवं भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर विचार किया। उन्होंने स्वच्छंदतावाद एवं अन्य काव्य धाराओं का परिचय दिया। सबसे पहले 1936 में रचित सांदगीत की भूमिका में उन्होंने छायावाद और रहस्यवाद में निहित अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया फ्रेंड। इसके अतिरिक्त कई अन्य लेखों में इन्होंने छायावाद में निहित वैयक्तिकता का स्वरूप स्पष्ट किया, जो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध नामक संकलन में संकलित है। जो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध नामक संकलन में संकलित है। छायावादी काव्य के प्रति मुक्तिबोध का नजरिया सकारात्मक रहा है और छायावादी काव्य के प्रगतिशील मूल्यों का मुक्तिबोध ने समर्थन किया है। छायावाद का पतन 1948 में डॉक्टर देवराज की चौंकाने वाली प्रथम आलोचनात्मक किताब है। तो पतन किसने कर दिया था? डॉक्टर देवराज ने। और इनकी आलोचना समसामयिक महत्व की साहित्यिक पहचान लिए हुए है। अब हम देखते हैं शुक्ल युगीन अन्य आलोचक एवं उनकी आलोचनाएं फ्रेंड। आलोचक हैं जगन्नाथ प्रसाद भानु। आलोचना है इनकी रस रत्नाकर, अलंकार दर्पण। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं, इनका है अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण और आलोचना दस। अच्छा, नाट्य दर्पण अगर काव्य शास्त्र में पूछे तो ये रामदहिन मिश्र का है फ्रेंड। और आलोचना में पूछ ले तो रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। किशोरीदास वाजपेयी का है रस और अलंकार। कन्हैयालाल गुप्त का है चरित चित्रण। सेठ गोविंद दास जी हैं, इनका है नाट्य कला मीमांसा। रामकृष्ण शुक्ल हैं, इनका है प्रसाद की नाट्य कला। ब्रज रत्न दास हैं, इनका है हिंदी नाट्य साहित्य। जनार्दन प्रसाद मिश्र हैं, इनका है विद्यापति।
कृष्णानंदन गुप्त हैं, इनका है प्रसाद के 2 नाटक। और अखौरी गंगा प्रसाद जी हैं, इनका है पद्माकर की काव्य साधना। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र हैं, इनका मीरा की प्रेम साधना। गिरिजा दत्त शुक्ल जी हैं, इनका है, हमने पहले भी बताया था अभी आपको, महाकवि औध। गिरिजा दत्त शुक्ल का है महाकवि औध। गुप्त जी की काव्यधारा। रामनाथ सुमन का है प्रसाद जी की काव्य कला। सुमन जी ने क्या लिख दिया, प्रसाद जी की काव्य कला, और गिरिजा दत्त शुक्ल ने महाकवि हरिऔध और गुप्त की भी काव्यधारा को लिखा है। गिरिजा दत्त शुक्ल ने। अब है शुक्लोत्तर युग। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये हमारा आलोचना का पहला पार्ट है, और जो भी मित्र ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड ये क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।